एक चादर के रूप में आप इसको मान सकते हैं कि यूनिवर्स का जो डिफॉर्मेशन होता है, यूनिवर्स जब भी डिफॉर्म करता है तो वो हमेशा एक ऐसे बिहेव करता है कि जैसे कोई चादर हो। अगर आप चादर पर कोई वेट रखें तो एक गड्ढा बन जाएगा और आप कहेंगे कि साहब ये वेट था इसलिए गड्ढा बन गया। नहीं बन करके हम उसको कहेंगे कि उस वेट ने ही उस स्पेस को ही डिफॉर्म कर दिया, उसके अंदर चादर मूव कर दी, ये डिफॉर्मेशन। तो एक्चुअली में क्या है, जो यूनिवर्स था जब जिस समय बना उस समय पूरा क्रम्पल्ड था, मतलब सिकुड़ा हुआ था और उसके अंदर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी। वो धीरे धीरे वो एक्सपेंड कर रहा है, वॉइड्स का साइज बढ़ रहा है, वो एक्सपेंड कर रहा है और वो अल्टीमेटली वो पूरा एक्सपेंड कर जाएगा तो बिल्कुल खुली चादर के हिसाब से हो जाएगा। इस समय उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तक का सफर ये यूनिवर्स की लाइफ बेसिकली। ये आप उस तरह से समझ सकते हैं जैसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम स्विंग करता है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल, तो इसलिए बार बार यूनिवर्स स्विंग करता है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, चादर का फैल जाना और चादर का सिकुड़ जाना बेसिकली। ये तो हो गया आपका कि अब ये पोटेंशियल एनर्जी है यूनिवर्स में है कहाँ, तो ये पार्टिकल्स हैं पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं और साथ में वॉइड्स हैं। अगर वॉइड्स इस समय सिकुड़े हुए हैं क्योंकि ये 5 डायमेंशन बनाते हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग 5 डायमेंशन, तो इससे हर चीज बनेगी। तो एक्चुअली में ये क्रिएशन कैसे हुआ, क्या हुआ, तो जिस समय शुरू में बिग बैंग हुआ उस समय ये सूप जो था बहुत डेंस था और डेंस था, इतना डेंसिटी थी, उसकी डेंसिटी उतनी डेंसिटी थी जितनी कि मैटर की डेंसिटी आप इस समय कह सकते हैं, मैटर की डेंसिटी के बराबर डेंस था। तो डेंस होने के कारण उस समय थोड़े टाइम के अंदर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड सारा न्यूक्लियस बने, न्यूक्लियर सिंथेसिस उस समय डेंसिटी। अब वो धीरे धीरे करके वो फैल रहा है, तो अब वो चीज कभी नहीं आ सकती कि साहब न्यूक्लियर सिंथेसिस दोबारा हो, क्योंकि वो डेंसिटी कभी अचीव नहीं किया। तो ये तो बेसिकली रहा कि यूनिवर्स के बारे में, कि यूनिवर्स किस तरीके से बना। उस समय बिग बैंग हुआ और बिग बैंग से उसका एक्सपेंशन हुआ, फिर दोबारा बिग बैंग होगा। ये एक स्विंग है, पोटेंशियल काइनेटिक नहीं। लेकिन अब जो चादर है, ये चादर जो है, जो उसको स्पेस मैट्रिक्स कहा, स्पेस मैट्रिक्स के अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है, क्योंकि वो साथ में वॉइड्स के साथ में बनी हुई। लेकिन जब उसका डिफॉर्मेशन होता है, जैसे मान लीजिए ये कागज है, एक पूरा चौकोर है, आपने उसको डिफॉर्म करके एक तरफ से कॉन्टैक्ट किया, एक तरफ से एक्सपेंड हो गया। डिफॉर्मेशन से ये पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है, क्योंकि वॉइड्स आपके कॉन्टैक्ट कर गए, खाली एनर्जी बच गई। इसको आप वो डायरेक्ट होल, आप तो थोड़े फिजिक्स की जानकारी से कह सकते हैं कि डायरेक्ट ने भी कहा था कि पूरा यूनिवर्स है वो पूरा अपना वो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, और जब इलेक्ट्रॉन्स कुछ पॉजिटिव स्टेट में आते हैं तो वो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और जगह बचती है वो वॉइड है या वो पॉजिट्रॉन बनाते हैं। तो ये जो है बेसिकली सिर्फ गॉड के पास एक चीज थी कि पार्टिकल ऑफ स्पेस सब्सटेंस, ये, और एक टूल था कि वो जो जिससे स्पेस मैट्रिक्स बनी उसका डिफॉर्मेशन। अब बेसिकली ये डिफॉर्मेशन होता कैसे, लेयर बाय लेयर। अभी लेयर्स में है स्पेस मैट्रिक्स बनी हुई, तो लेयर बाय लेयर डिफॉर्मेशन। हम जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है, लेकिन किसी ने नहीं बताया ये प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो एक ही है। तो प्लैंक कांस्टेंट किस चीज का एंगुलर मोमेंटम कैलिब्रेट करता है ये किसी ने नहीं बताया। ये प्लैंक कांस्टेंट क्या करता है कभी किसी ने नहीं बताया, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह यूज किया गया, समझे। तो प्लैंक कांस्टेंट जो है वो वैल्यू है उतनी एनर्जी की जो एक एंगुलर मोमेंटम पैदा करती है, जो एक लेयर को डिफॉर्म करती है। तो एच जो आपका है ना प्लैंक कांस्टेंट, ये आपका लेयर बाय लेयर डिफॉर्मेशन को कैलिब्रेट करता है। और छोटे में आपको बता दूं, ज़्यादा डिटेल में नहीं आएंगे, कि फर्स्ट डायमेंशन में जब इसका लेयर बाय लेयर डिफॉर्मेशन होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बनती है। जब ये सेकंड और उसमें जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, वो सिर्फ एक ही डायमेंशन में एक्ट कर रही है। जब ये सेकंड डायमेंशन में पहुंचता है तो वो वेव्स जो है वो डिफॉर्मेशन में बन जाती है और आपका डिफॉर्म